मोल कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। आगे देखो मोल कंसेप्ट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में बताया था। आज अपन मोल कंसेप्ट में कुछ टर्म्स आती है। ये जो टर्म्स है वो 12th क्लास के एक चैप्टर में भी काम में आती है, जो सॉल्यूशन चैप्टर होता है, प्लस इस चैप्टर में भी हम काफी इसको काम में लेते हैं, है ना। मोल कंसेप्ट में ये टर्म्स क्या है, जैसे मैंने स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस वगैरह कराए, वो हमने देखे, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट के बारे में पढ़ा अपन ने। अब देखो कैलकुलेशंस क्या होती है ये, इन कैलकुलेशंस को बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको? तो आज अपन पढ़ने वाले कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स देखो क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म। और कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज क्या है कि कोई जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हम कर रहे हैं, है ना, कोई भी सॉल्यूशन बनाया, पानी में रूह अफ़ज़ा डाला, शरबत बना, तो रूह अफ़ज़ा कितना डाला पानी के अंदर, उसकी अमाउंट। तो यहाँ पे तो रूह अफ़ज़ा थोड़ा डाला, ज्यादा डाला, बोतल खत्म होने वाली है तो थोड़ा डालेंगे, फिर फीका फीका सा पियेंगे। बोतल एकदम नई नई ताजी लाए हैं तब तो थोड़ा ज्यादा डाल देंगे। तो यहाँ पे तो अपन हिसाब किताब थोड़ा एक रफ आइडिया रखते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जैसा कि हम अपन पढ़ते आ रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो एक सर्टेन डेफिनेट प्रोपोर्शन में होती है। तो यहाँ पे आपको रफ आइडिया ना लग के एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितना इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, कितना ऑक्सीजन मौजूद है किसी सॉल्यूशन के अंदर, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर कितना किस प्रोपोर्शन में किसी दूसरे एलिमेंट की अमाउंट मौजूद है, ये पता होना बहुत ज्यादा एग्जैक्टली पता होना जरूरी है। समझ आई बात? तो यहां पर हम ये एग्जैक्टली कितना कोई किसी के अंदर है उसे मेजर करने के लिए जिन टर्म्स का यूज करते हैं वो क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन टर्म्स कहलाती है। बिफोर वी अंडरस्टैंड कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, उससे पहले हम कुछ जैसे तीन टर्म है, एक तो है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट, एक है सॉल्यूशन। एक तो होता है देखो सॉल्यूशन, एक क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है कि जब सॉल्वेंट में, किसमें? सॉल्वेंट में किसको मिलाते हैं? सॉल्यूट को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन बराबर क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज इक्वल होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूशन, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब इसमें देखो क्या क्या है ये टर्म्स, क्या मतलब है सॉल्यूट का, क्या मतलब है सॉल्यूशन का। जैसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, जैसे रूह अफ़ज़ा बनाते हैं या शरबत बनाते हैं तो शरबत थोड़ा डालते हैं, पानी ज्यादा होता है। तो सॉल्यूशन तो हो गया सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का मिक्सचर। इसमें जो सॉल्यूट होता है वो कौन होता है? जिसकी अमाउंट क्या होती है? कम होती है, विच इज इन लेसर अमाउंट। तो ये सॉल्यूट तो कौन हो गया? विच इज इन लेसर अमाउंट, जो कम मात्रा में होता है वो तो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। और सॉल्वेंट कौन होता है? जो ज्यादा अमाउंट में होता है, विच इज इन हायर अमाउंट। जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो तो क्या होता है? सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होता है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे 1 ग्राम चीनी को पानी में मिलाया, 1 गिलास पानी में मिलाया, तो 1 ग्राम चीनी क्या है? सॉल्यूट है। वो 1 गिलास पानी क्या है अपना? सॉल्वेंट है। लेकिन 1 गिलास पानी में, 1 गिलास चीनी में 1 गिलास, 1 चम्मच पानी को मिलाया, तो इस बार पानी क्या हो गया? सॉल्यूट, और चीनी क्या हो गया अपना? सॉल्वेंट हो गया। समझ में आई बात? तो इस तरह से ध्यान रखना। अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है? इन दोनों को मिक्स करने से जो
होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? आपस में पूरी तरह से दिखाई देता है क्या? नहीं, तो वो क्या कहलाता है? होमोजीनियस। लेकिन अगर आप दाल में कंकड़ मिला दे तो कंकड़ अलग दिखता है, दाल अलग दिखती है ना, तो वो क्या है? नॉन होमोजीनियस। तो सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ऐसा कोई मिक्सचर होमोजेनियस जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस होना जरूरी है, उसी को सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आई बात? सॉल्यूशन के कई तरह के टाइप होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है ना? तो ऐसे जो टर्म आएंगे उन टर्म्स को ध्यान में रखने के लिए मैं डिफाइन कर देता हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं सॉल्यूशन के, लेकिन अपन कुछ एक टाइप्स जो अपने जनरली बहुत ज्यादा काम आते हैं उन्हीं पे ही बात करेंगे। जैसे अपने काम आने वाला है सबसे ज्यादा, जिसकी चर्चा रहती है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है? एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एक सॉल्यूशन का टाइप हो गया एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, पानी है ना? ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें पानी क्या होता है? सॉल्वेंट। वो क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। मतलब सीधा शॉर्ट में लिख देता हूं, वाटर एज सॉल्वेंट। जिसमें वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। वाटर एज, अगर किसी में वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे एक्वस सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? वो आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है। और देखो टाइप दूसरा, क्या? नॉन एक्वस। नॉन एक्वस भी लिख सकते हैं, तो उसमें दूसरे सॉल्वेंट्स हम काम में लेते हैं नॉन एक्वस में। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में कौन से हो गए? जो जिसमें पानी सॉल्वेंट नहीं होगा, ये तो सिंपल सी बात है। पानी के अलावा दूसरे सॉल्वेंट कुछ और कौन से हो सकता है? एथेनॉल, ये हमारे क्या हो सकते हैं? दूसरे और सॉल्वेंट हो सकते हैं। ज्यादातर पानी को ही क्या लेते हैं? एज ए सॉल्वेंट काम में लिया जाता है। एक और टर्म है, इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी सॉल्यूशन। खाली टर्म है, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी मतलब क्या? दो। जैसे ये बुलियन लैंग्वेज होती है बाइनरी, जिसमें टू का एक सीक्वेंस चलता है। तो बाइनरी क्या होता है? बाइनरी का मतलब टू होता है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हो। क्या कंपोनेंट हो? केवल दो ही कंपोनेंट हो, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आई बात? टर्सरी सॉल्यूशन कौन हो जाएगा? जिसमें तीन तरह के कंपोनेंट्स हो। भाई पानी के अंदर आपने नमक भी मिला दिया, चीनी भी मिला दी, तो ये क्या हो गया? टर्सरी सॉल्यूशन। क्वार्टरनी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नींबू भी मिला दिया, है ना, शिकंजी बन गई। तो ये क्या हो गया? क्वार्टरनी सॉल्यूशन। लेकिन अपने सिलेबस में जो जनरली अपन किस तरह के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं? बाइनरी के बारे में ही बात करते हैं। उन्हीं की कैलकुलेशंस हमें देखनी रहती है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट, है ना? ये हो गया सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें कितने होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं,
वो क्या कहलाता है? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। डिफॉल्ट आपको पानी एंड सॉल्वेंट का नाम है, और जनरली सारे सॉल्यूशन ही हमसे और पार्टनर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आते हैं वगैरह। अभी मोल कंसेप्ट में टाइप ऑफ सॉल्यूशन इतने ही कैटेगराइज करेंगे। इसके अलावा देखो सॉल्यूशन को हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओवर सैचुरेटेड, अंडर सैचुरेटेड, आइसोटोनिक, नॉन आइसोटोनिक, कई तरह के और भी वैरायटी आते हैं। तो सॉल्यूशन वाला चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, है ना। अभी तो में जो कंसेंट्रेशन टर्म्स आती है उनको लेते हैं, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन टर्म में देखो क्या क्या टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। कंसेंट्रेशन टर्म्स, कंसेंट्रेशन टर्म्स होती क्या है? पहली बात, ऐसी टर्म्स जो ये इंडिकेट कि कितना सॉल्यूट, कितने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, चाय में, दूध में पत्ती डाली है, चीनी डाली है, उनको इंडिकेट करने वाली जो टर्म्स होती है वो क्या कहलाती है? कंसेंट्रेशन टर्म्स कहलाती है। तो अलग अलग कंसेंट्रेशन टर्म्स अपन पढ़ेंगे। पहले तो इसकी डेफिनेशन ही क्या होगी कंसेंट्रेशन टर्म्स की? द टर्म्स विच इंडिकेट, द टर्म्स which indicates how much solute is present in amount of solute or solvent or solution, किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में कितना अमाउंट मौजूद है उसको इंडिकेट करने वाली टर्म क्या होती है? कंसेंट्रेशन टर्म। सबसे पहले जो कंसेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले टर्म कौन सी पढ़ते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है कि कितना परसेंट सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में है। हाउ मच परसेंटेज की 5% कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में है, 10% वेट बाय वेट, इस तरह की टर्म्स होती है। तो पहला, सबसे पहला होता है परसेंटेज कंपोजिशन। तो दूसरा कंसेंट्रेशन है, दूसरा कंसेंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा जो कंसेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं अपन, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कौन सा होता है? मोलैरिटी। क्या होता है ये? जिसको कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है। ये तीसरा कंसेंट्रेशन टर्म है जो हमें पढ़ना रहता है, मोलैरिटी। फिर मोलैरिटी पढ़ने के बाद में नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं? मोलैलिटी। मोलैलिटी जिसको स्मॉल एम से इंडिकेट किया जाता है। मोलैलिटी के बाद में कंसेंट्रेशन टर्म कोई है क्या? कोई होता है? कोई होता है, ये होता है नॉर्मेलिटी। क्या होता है? नॉर्मेलिटी, ये जिसका सिंबल होता है कैपिटल एन। तो एक कंसेंट्रेशन नाम और पढ़ते हैं, नॉर्मेलिटी। इसके अलावा एक और होता है जिसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं। फॉर्मेलिटी के बारे में आपको बता दूंगा, समझ सकते होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये हमें 5 मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स को समझना रहता है अगर हमें
कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में मौजूद है ये पता लगाना है। तो अब देखो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है ना, इसके भी अलग अलग कैटेगरीज आती है। इसमें भी देखो क्या क्या कैटेगरीज आती है, क्योंकि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो, है ना, तो इसमें भी देखो अलग अलग कैटेगरी आती है। सबसे पहली बात तो देखो परसेंटेज टर्म जो है, परसेंटेज कंपोजिशन, ये बराबर हो जाता है इसके, देखो ऊपर तो आ जाती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर किसकी अमाउंट आएगी, सॉल्यूट की अमाउंट आएगी, है ना, और नीचे किसकी अमाउंट आएगी, सॉल्यूशन की। बात ध्यान रखना, नीचे किसका अमाउंट आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म है, सॉल्यूट हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे कौन रहेगा, सॉल्यूशन। केवल एक टर्म मोलालिटी है जिसमें सॉल्यूशन की जगह क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें भी किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन का एक बेसिक फॉर्मूला रहता है ना। लेकिन इसमें भी देखो 4 तरह के और फॉर्मूले क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि जो आप अमाउंट लिख रहे हो ना ऊपर सॉल्यूट की और सॉल्यूशन की, ये अमाउंट आप वेट में ले रहे हो या फिर वॉल्यूम में ले रहे हो, है ना, वेट में ले रहे हो या फिर वॉल्यूम में। तो देखो इसमें क्या कैटेगरी जा सकती है, इसमें एक कैटेगरी आ सकती है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज, यानी कि क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो उसको तो क्या बोलेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज बोलेंगे। समझ में आई बात। एक कैटेगरी आ सकती है वी बाई वी परसेंटेज, क्या आ सकती है, वी बाई वी परसेंटेज का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आया, वी बाई वी मतलब क्या, कितना वॉल्यूम, कितने सॉल्यूट का वॉल्यूम कितने सॉल्यूशन के वॉल्यूम मौजूद है, तो वो गया वी बाई वी परसेंटेज। अब देखो इनमें दो कैटेगरीज और बन सकती है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यही दो इंपॉर्टेंट है खाली। एक कैटेगरी और क्या हो सकती है, ऊपर वेट की बजाय मैं ऊपर तो ले लूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या ले लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको क्या बोलेंगे, वी बाई डब्ल्यू परसेंटेज, है ना। फिर एक कैटेगरी और क्या बन सकती है, ऊपर तो ले लेता हूं सॉल्यूट का वेट और नीचे ले लेता हूं सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और इनटू 100 कर दिया तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज। तो यहाँ पे 4 कैटेगरी यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, ये है कंसेंट्रेशन टर्म्स। तो W बाई डब्ल्यू, V बाई डब्ल्यू एंड V बाई V, ये 4 तरह की अलग अलग कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं। नोट कर लिया। अच्छा एक बात आप ध्यान रखना, सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूट, जितना मास आप सॉल्वेंट का एंटर करोगे और जितना मास सॉल्यूट का लोगे, दोनों का मास ऐड होके क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा ना। आपने 10 ग्राम चीनी को 90 ग्राम पानी में मिलाया, तो आपके पास सॉल्यूशन का मास कितना होगा, टोटल 100 ग्राम हो जाएगा ना, 10 प्लस 90 100। समझ में आई बात। तो यहाँ पर एक नोट आप लिख सकते हो, नोट मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये नोट क्या कहता है कि जो मास है किसका, सॉल्यूशन का, ये हमेशा बराबर होता है किसके, मास ऑफ
सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट के, है ना। तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो सॉल्यूशन का मास होता है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट के मास के बराबर होता है, लेकिन वॉल्यूम बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिला रहे हैं, अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कंपैक्ट हो जाएगा ना। और अगर उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो ज्यादा या कम भी आ सकता है। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या होगा? वॉल्यूम बराबर आएगा। लेकिन जनरली आइडियल नहीं होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स कुछ ना कुछ रहता ही है। तो सॉल्यूशन, फाइनल जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम या तो थोड़ा कंप्रेस हो जाता है या थोड़ा फैल जाता है। ठीक है, इनके बारे में भी अपन सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेशन टर्म में आते हैं वापस। सबसे पहले वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंटेज, सीधा मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं क्योंकि फॉर्मूला यही है। ऊपर तो सॉल्यूट का अमाउंट, नीचे सॉल्यूशन का अमाउंट, इनटू क्या करना है? 100। अच्छा, यूनिट दोनों की ऊपर और नीचे सेम रखनी है। जैसे वेट बाई वेट में तो ग्राम बाई ग्राम हो जाएगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो ml बाई ml हो जाएगा, यहाँ पे ml बाई ग्राम हो जाएगा। देखो ये वेट बाई वेट करेंगे तो यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होगी। इसका यूनिट कुछ होगा क्या? यूनिटलेस हो जाएगा ये। ठीक है, इसका यूनिट कुछ होगा क्या? इसका ml है, नीचे वाले का ग्राम है, तो इसका क्या हो जाएगा? ml पर ग्राम। ऊपर वाले का ग्राम है, नीचे वाले का ml है, तो ग्राम पर ml हो जाएगा। इसका ml बाई ml क्या हो जाएगा? यूनिट लेस। तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन से ही अपन सीधा शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, इफ 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 10 ग्राम sugar is added into 100 gram water, find out weight by weight percentage of वेट परसेंटेज निकालिए। अगर 10 ग्राम शुगर को ऑप्शन दो, ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 9.9%, ऑप्शन सी है 9.8%, ऑप्शन डी है 11.2%। क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है? 10%। देखो यहां पे अपन गलती क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना इस सवाल को। गलती कहां हो जाती है? जब वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है
तो ऊपर किसका मास चाहिए? ऊपर किसका मास चाहिए? सॉल्यूट का चाहिए ना ऊपर, तो ऊपर सॉल्यूट का, नीचे सॉल्यूशन का। तो इधर सॉल्यूट का मास कितना है? सॉल्यूट कौन होता है? जो कम है। उसका मास कितना है? 10 ग्राम। नीचे किसका मास चाहिए? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास कितना है? अब ये 100 ग्राम जो वाटर लिखा हुआ है, ये तो सॉल्वेंट का मास है। तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? 100 + 10 हो जाएगा ना। तो जो सॉल्यूशन का मास है वो क्या हो जाएगा? 100 + 10, है ना। फिर इसको क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 10/100, 10 इंटू 100। तो 100 में 11 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 पॉइंट, क्या आएगा? 9.9 आएगा। 910। तो ये आ जाएगा, अच्छा 9 पॉइंट, क्या आएगा? 9.09 आएगा, है ना। 9.09 आ जाएगा। हाँ, फिर 9.09% आएगा। आप सी ऑप्शन को थोड़ा सही कर लेंगे, 9.09। तो 9.09% इज राइट आंसर। समझ में आया? तो 9.09% है। जल्दबाजी में नहीं करना है हमें। जैसे मान लो ये 10% कब होता, देखो उसकी लैंग्वेज भी समझिए। जैसे यही सेम क्वेश्चन में इसको ऐसे लिखता कि इफ 10 ग्राम शुगर एंड 100 ग्राम of solution is prepared, then calculate W/W percentage of solution। तो देखो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि अगर 10 ग्राम शुगर को पानी में मिलाया जाता है और इस तरह से मिलाया जाता है कि सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर कर लिया हमने? 100 ग्राम। तो यहाँ पे इस बार क्या है? सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा? इसका वेट बाय वेट परसेंटेज क्या आ जाएगा? तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10% इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये एक गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है कि हमें जब डिवाइड करना है मास ऑफ, मास का नीचे सॉल्यूशन का, तो उस समय हम गलती से सॉल्वेंट के मास का डिवाइड नहीं कर दें। हमें पूरा इंश्योर करना है कि हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो सॉल्यूशन का मास ले रहे हैं या फिर सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया वेट बाय वेट परसेंटेज का सवाल। अब देखो ये ले लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। इन दोनों के भी एक एक ले लूंगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का ले लेते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या है? आगे बढ़े। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सवाल क्या हो गया कि इफ क्वेश्चन है if 20 ml HCl is added into 380 ml of water, volume by volume percentage of solution। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए। हमने क्या ऐड किया? 20 ml HCl को ऐड किया है 380 ml ऑफ H2O में। आ जाएगा, ये तो आसान है, कोई गड़बड़ नहीं है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसमें? 400 हो जाएगा। V/V परसेंटेज निकालना है। HCl का वॉल्यूम 20 ml,
नीचे डिवाइड करना सॉल्यूशन का वॉल्यूम 380 प्लस 20, और ये भी ml में हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा, कितना आया, 5% इज आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। तो इस तरह के देखो सवाल होते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और देखो क्वेश्चन, जैसे मैं वेट बाय वॉल्यूम का सवाल ले लूं, वेट बाय वॉल्यूम में इफ 10 ग्राम NaCl is added into water to prepare 500 gram 500 ml 500 ml solution, calculate weight by volume percentage of, कभी कभी दे देता कितना है, 2, 2 आ गया, आ जाएगा ना। देखो इसमें क्या आ जाएगा, सीधा हमें वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो बराबर आ जाएगा गिवन वेट 10 ग्राम सॉल्यूट का, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो यह जाएगा 2% वेट बाय वॉल्यूम ग्राम पर ml, ऐसे यूनिट लिखेंगे इसकी, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा इस तरह के कंसेंट्रेशन टर्म्स के लिए। समझ आई बात। इसी सवाल को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 10 ml HCl को 500 ग्राम सॉल्यूशन बनाया, तो वो क्या हो जाता, वॉल्यूम बाय वेट हो जाता। समझ आई बात। तो चारों सवाल ले लिए इस तरह के, ये जो चारों कंसंट्रेशन में इसके सवाल हो गए ना अपने, क्लियर है कैसे आएंगे इसके सवाल। ओके, एक सवाल उल्टा ले लेता हूं मैं। देखो उल्टा सवाल क्या है, क्वेश्चन है इन 20% वेट बाय वेट aqueous NaCl solution एक कोई 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के 2 kg में NaCl कितना है, हाउ मच NaCl इज प्रेजेंट, हाउ मच NaCl is present in 2 kg of this solution। ये उल्टा रिवर्स सवाल हो गया, दो सॉल्यूशन 20 आया आंसर। करना क्या है, देखो इस बार आपको वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है, वो कितना दे रखा है 20,
आपको क्या नहीं दे रखा है, NaCl का मास नहीं दे रखा, सॉल्यूट का मास नहीं दे रखा, सॉल्यूशन का कितना दे रखा है 2 kg, जिसको किस में रखना है ग्राम में, कितना हो जाएगा 2000 ग्राम, इनटू क्या करेंगे 100, तो ये क्या होना चाहिए 20 के बराबर होना चाहिए ना, यही तो हो गया। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 400 ग्राम, ये आंसर आ गया। समझ में आई बात? ये तीखा। अब ये दे रखा था, ये दे रखा है, यही तो पूछा है, बताओ कहाँ दिक्कत है? नहीं, देखो, अब देखो और क्या सवाल की लैंग्वेज हो सकती है कि इन इन above question, in above question, how much solvent, how much solvent is required if we have 200 ग्राम NaCl। थोड़ा देखो, मैंने सवाल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई है, इसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है ना। और हमारे पास में 200 ग्राम NaCl है, हमारे पास NaCl कितना है 200 ग्राम है, और हमें एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जो 20% वेट बाय वेट हो। तो उसके लिए सॉल्वेंट कितना चाहिए, मैंने सॉल्यूशन नहीं पूछा। 1 kg पक्का? जल्दबाजी में कर रहा है, गलत है। सॉल्वेंट पूछ रहा हूँ, सॉल्यूशन थोड़ा पूछ रहा हूँ। चलो ऑप्शन दे देता हूँ। तेरा पहले वाला फेवरेट ऑप्शन है 1000 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 1200 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 800 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 900 ग्राम। बता। दिमाग लगा रहा। तुम्हारा आया सॉल्यूशन का मान। आसान है, मुश्किल नहीं है। ये 20% वेट बाई वेट दे रखा है। NaCl कितना है 200। हमें सॉल्यूशन का मास पता है क्या? नहीं पता। मान लो उसको मैं बोल देता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन। ये निकालना है अपन को, निकालना ये नहीं है, निकालना क्या है सॉल्यूशन। इसको माइनस कर देंगे, सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास नहीं आ जाएगा। यहां से देखो सॉल्यूशन का मास कितना आया, जो मास ऑफ सॉल्यूशन है ये कितना आ रहा है यहां से 1000 ग्राम आ जाएगा। सॉल्व करोगे ना इसको, तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया अपने पास। अब सॉल्वेंट का मास निकालना है तो सॉल्यूट का मास घटा देंगे। सॉल्यूट का मास कितना है इस क्वेश्चन में, सॉल्यूट का मास कितना है 200 है ना, तो 1000 में से
200 घटा देंगे तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो कितना है 1000 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 200, तो कितना आंसर आ जाएगा 800 ग्राम इज द राइट आंसर। तो 800 ग्राम ये आंसर आ गया। समझ में आई बात? ऐसे करते हैं। मुश्किल है क्या है, बताओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, ठहर के काम करो, है ना। अपने आप को एकदम वैसे मत मान बैठो कि आपको सब कुछ आ गया है, आपने कर लिया तो सब चीट फाड़ कर देंगे। गलती हो सकती है ना। नहीं, यही तो डॉक्टर होते हैं जो कैंचियां फंसा देते हैं पेट में कि हमको तो सब पता है, मैंने सही कर दिया, सब पता चला, ले कैंची अंदर ही रह गई। फिर दूसरे दिन रिलेटिव आके घूमड़े करके चले जाते हैं, फोड़ के चले जाते हैं। मेरे भैया बोलते हैं आज फोड़ ही गए। आगे बढ़े। देखो ये इतने तरह के सवाल बनते हैं। मैंने जो वेट बाय वेट के परसेंटेज कंपोजिशन के सवाल होते हैं ना, ये इतने ही बनते हैं। आपको क्या सवाल में मिल सकता है, बस आपको आंख कान नाक खुले रखना है। ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया, है ना। या फिर ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया, है ना। या फिर ये दे दिया, ये दे दिया, ये, इसमें भी किसको पूछ लिया, सॉल्वेंट को पूछ लिया, है ना। एक सवाल करा दिया ना मैंने, तो ये हो सकता है बस। तो इतनी वैरायटी के सवाल बनते हैं परसेंटेज कंपोजिशन के, है ना। आपको बस ध्यान में रखना है वेट वॉल्यूम, वॉल्यूम वेट, वेट वेट वॉल्यूम, वॉल्यूम, ऐसे, ठीक है। ये है परसेंटेज कंपोजिशन, जो कि कंसंट्रेशन एक टर्म है। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखो क्या होता है, इसका सिंबल सबसे पहले तो पता है क्या होता है, आपने देखी है कुंग फू पांडा, उसमें एक विलेन होता है काई, है ना। तो इसका सिंबल भी क्या होता है, काई। एक्स होता है, लेकिन एक्स के थोड़ा ऐसे, एक्स में थोड़ा ऋतिक रोशन घुसा दो आप, है ना। अगर किसी हीरो को डांस नहीं आता तब तो वो ऐसा है, लेकिन डांस आता है तो थोड़ा ऐसा होगा ना। तो एक्स में ऋतिक रोशन घुसा दो तो वो बन जाता है काई। ऋतिक रोशन की आत्मा को फूंक दो इसके अंदर तो बन जाता है काई, है ना। मोल फ्रैक्शन देखो होता क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है इक्वल टू, जैसे मान लीजिए कोई, अपन लेते हैं कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर में दो तरह के कंपोनेंट्स मौजूद है। दो तरह के कंपोनेंट मतलब क्या, एक तो मान लो कोई गैस या कोई कंपोनेंट है, ये ग्रीन वाला, इसके मास, इसके नंबर ऑफ मोल्स है Na, है ना। एक कंपोनेंट ए और एक है बी। ए के नंबर ऑफ मोल्स क्या है Na, और एक है बी, और इस बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं Nb। मान लीजिए कोई ऐसा मिक्सचर है, ए, और ये हो जाता है मोल्स ऑफ बी, ठीक है। ए के नंबर ऑफ मोल्स और बी के
नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल फ्रैक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं? मोल फ्रैक्शन जो है काई, ये इक्वल टू होता है, जैसे अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करूं, है ना, तो ऊपर तो क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ ए। ऊपर तो किसके रहेंगे? मोल्स ऑफ ए। डिवाइड किसका कर देंगे? सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स का, है ना। काई ये निकालना है तो ऊपर तो ए के मोल रहेंगे, नीचे किसके मोल रहेंगे? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ जो भी सॉल्यूशन में टोटल मोल्स है उसका डिवाइड कर देंगे। यानी कि काई ए की जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी? ए के टोटल मोल्स इसके लिए कितने हो गए? Na प्लस Nb। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गए। इनको बोलेंगे ए के मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, ये काई हो गया मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। और काई बी क्या हो जाएगा फिर? बी के नंबर ऑफ मोल्स। काई बी हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो ये हो जाएंगे मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या हो जाएंगे? बी के मोल फ्रैक्शंस हो जाएंगे। का ये तो हो गया ए के मोल फ्रैक्शंस, और का भी हो जाएगा बी के मोल फ्रैक्शन। समझ में आया मोल फ्रैक्शंस कैसे काम करता है? इस तरह से मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ए के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस एंड बी के मोल फ्रैक्शंस। अच्छा, यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हम काई ए प्लस काई बी कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ए और बी के मोल फ्रैक्शंस को ऐड कर दें, तो क्या होगा? देखो ये आ जाएगा Na प्लस Nb में किसको ऐड करना है? Nb प्लस Na को। नीचे Na प्लस Nb एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर सिंपली क्या आ जाएगा? Na प्लस Nb, और नीचे क्या आ जाएगा? Na प्लस Nb। तो क्या ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे ना? और क्या दे देंगे वैल्यू? 1। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम है हमेशा क्या होता है? 1 हो जाता है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर एनी सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट है तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1 होगा। 4 कंपोनेंट है तो चारों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर।
ठीक है, आगे बढ़े, न्यूमेरिकल करें इसका। देखो क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कंटेनर लिया मैंने, इस कंटेनर में एक तो है, इस कंटेनर में एक तो भर दिया O2 गैस, O2 गैस, और O2 गैस के हमने इसमें कंटेनर में भर दिया है मान लीजिए 64 ग्राम, कितना, और हमने क्या भर दिया इसमें N2, दूसरी गैस कौन सी भरी है इसमें, N2 गैस। इस N2 के भर दिए हमने 28 ग्राम, कितने, ठीक है, आपको अमाउंट दे रखी है। अब आपको पता लगाना है कि इस कंटेनर के अंदर जो O2 है उसके मोल और जो N कितना, तो O2 और N2 के मोल फ्रैक्शन कितने कितने हैं इस कंटेनर के अंदर। अभी देखो आपको जो O2 और N2 के बारे में मास दिया दिया हुआ क्या है, मास दिया हुआ है, मोल नहीं दिए हुए ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तो क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होता है। लेकिन अभी आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे, तो सबसे पहला काम क्या होगा अपना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो अब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, O2 के नंबर ऑफ मोल्स और N2 के नंबर ऑफ मोल्स। O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने, N ऑफ O2, कितने नंबर ऑफ मोल्स O2 के, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, O2 का मोलर मास 32, तो कितना हो गए, 2 मोल। O2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल है, और N2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 28 डिवाइडेड बाय 28, तो इसके कितने हैं, 1 मोल। अब मोल हो जाएगा 2/3, ये आंसर आ गया। और काई N2 आ जाएगा 1/2 + 1 यानी कि 1/3, ये आंसर आ जाएगा। तो 2/3 और 1/3 यहाँ पे हमारे आंसर। आया समझ में मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। एक सवाल करें, देखो एक सवाल क्या है कि अगर जैसे कंटेनर लिया,
इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, एक तो ले लिया 90 ग्राम ले लिया मैंने ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6, ठीक है। और हमने ले लिया 36 ग्राम वाटर। एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन में बताओ ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन कितने और वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना। पहले तो ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लेना और याद रख लेना इस बात को। मोलर मास कितना आ रहा है ग्लूकोज का, ये 180 ग्राम आएगा। 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16, 180 ग्राम आएगा, है ना। और पानी का बताइए कितना होता है, 18 ग्राम। तो ग्लूकोज के और वाटर के मोल फ्रैक्शंस। हाँ, 2 2 और 2, 1 से छोटा होता है मोल फ्रैक्शन हमेशा। मोल फ्रैक्शन 1 से तो हमेशा छोटा होएगा ना। ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1/2 है ना। ठीक है, 1/2। पानी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालने को दिक्कत आई। अभी 2 में ऐड किया तो 5/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1/5। 1/5 क्या हो गया 0.2। 0.2 आंसर आया था। ये कैलकुलेशन भारी लगती है क्या आपको, क्या गलती की। बताओ बताओ क्या गलती किया। दूसरा मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कुछ अलग सोच लिया। सॉलिड अपॉन सॉल्वेंट कर दिया। अच्छा, अपन ने पूछा क्या मोल फ्रैक्शन, वो परसेंटेज में था। मोल फ्रैक्शन में पहले मोल निकालना होता है। तो काई H2O चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/1/2 प्लस 2, 2/5/2, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, यानी कि 0.8 आ जाएगा, है ना। आपने आंसर सही निकाला या गलत, ये कैसे चेक करेंगे, जो फाइनल मोल फ्रैक्शंस आए हैं इन दोनों को 0.8 प्लस 0.2 1 होना चाहिए, 1 है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अलग है, परसेंटेज कंपोजिशन अलग है। समझ में आया मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो ये होता है मोल कॉन्सेप्ट में मोल फ्रैक्शन। ओके,